वीडियो में हम त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मतगणना प्रक्रिया को समझेंगे। इससे पहले बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं मेरे मतगणना प्रशिक्षण के से संबंध में। उसमें पार्ट 1 मतगणना प्रक्रिया पार्ट 1 के बाद ये पार्ट 2 है। उसमें बहुत सी बातें अधूरी रह गई थी, नहीं बता पाए थे टाइम के कारण, तो उन्हीं को हम आगे क्लियर करते हैं। यहाँ थोड़ी सी 1 मिनट की बात हम प्रक्रिया में जो हमने मतगणना प्रक्रिया पार्ट 1 में बताया था उसका रिकैप बता रहे हैं। यदि किसी ने उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने पहले वीडियो में बात कर ली थी, उसका थोड़ा सा रिकैप देख रहे हैं कि जो मतगणना होनी है वह न्याय पंचायत वार होनी है। न्याय पंचायत में भी जो हमारी है ग्राम पंचायत वार होनी है और ग्राम पंचायत में भी बूथ वार होनी है। यानी कि यदि किसी ग्राम पंचायत को 2 बूथ में, 3 बूथ में या 4 बूथ में बांटा गया है तो पहले उनकी जो गणना है वो बूथ वाइज होगी। ठीक है, एक छोटी सी कुछ थोड़ा रिकैप बता रहा हूँ पहले वाले का। और एक हमारे जो कक्ष में 3 टेबल काम करेंगे, हर टेबल पर 3 कर्मी काम करेंगे जो पार्टी बनाई गई है, आपने प्रशिक्षण में भी मिला होगा अपनी पार्टी से। अब उनका क्या कार्य होगा हमने समझ लिया था कि पेटी आके पलटी जाएगी, वहां तक हमने समझ लिया था, काउंटिंग कर ली थी। इसमें एक बात और समझने की है कि जो हमें 50-50 के बंडल बनाने हैं वो 2 बार बनाने हैं। 2 बार कब कि एक बार जब पेटी आके पलटी गई है, निरीक्षण के बाद, गड़बड़ी के बाद, वो पूरी प्रोसेस में देखें, उसमें से जब हम पदवार अलग कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत सदस्य का अलग कर रहे हैं, प्रधान का अलग कर रहे हैं, क्षेत्र पंचायत का अलग कर रहे हैं, जिला पंचायत का अलग कर रहे हैं, उस टाइम हमने 50-50 की गड्डियां बनाई है। और एक जब हम उन गड्डियों को लेकर यानी कि ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान वाले टेबल नंबर 1 पे, टेबल नंबर 2 पे क्षेत्र पंचायत वाले और टेबल नंबर 3 पे जिला पंचायत वाले, यानी कि जब पलटी जाएगी वीडियो में तो बताया गया, उसमें पहले भी हमने बताया था कि सारे के सारे एक साथ आएंगे। हाँ, और फिर उनको छाट के अपने पास ले जाएंगे। पर्यवेक्षक और काउंटिंग जो वहाँ काउंटिंग सहायक है वो उनको बताएंगे। पर्यवेक्षक कुछ डिटेलिंग भरेंगे, कुछ प्रपत्र भरेंगे, उनके बारे में भी वीडियो बताई गई है, कौन कौन से प्रपत्र भरने हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में भी लास्ट में मैं बता दूंगा कौन कौन से प्रपत्र भरने हैं, यदि आपने वहां से नहीं देखा है तो। इसी के क्रम में हमने बात कर ली थी, जहां हमने बात छोड़ी थी उसी को यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। व्यवस्था की बात हमने कर ली थी। उसके बाद जो नेक्स्ट था कि जो हमारे कर्मी थे उन्होंने वैलिड यानी कि वैध मत और संदिग्ध मतों को छाड़ दिया था। उन संदिग्ध मतों को लेकर जो हमारे पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर महोदय थे और गड्डी लेकर, उस पर्ची को लेकर, गणना पर्ची को लेकर वेरीफाई कराने के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास जाते हैं, वह उसको वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद जिन रूल्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ से देखोगे कि मत परीक्षण में महत्वपूर्ण बातें यानी कि कौन कौन सी बातें हैं जिनको वह मत परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण जो बातें हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है महत्वपूर्ण परीक्षण मत पत्र। तो उसके कुछ पॉइंट हैं वो आप समझ लीजिए कि हमने संदिग्ध मत अलग कर दिए हैं, मगर वोट को स्वीकृत अस्वीकृत करना काउंटिंग टेबल का कार्य नहीं है। ये कार्य जो वहाँ आरओ एआरओ या जो वहाँ लगाए गए हैं अथॉरिटी, जो अधिकारी लगाए गए हैं, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, उन्हीं का कार्य है कि किस वोट को हमें स्वीकृत करना है, किसको अस्वीकृत करना है। केवल काउंटिंग टेबल पर जो स्टाफ काम कर रहा है उसका मेन काम क्या है कि वैध मतों को एक साइड करना है, संदिग्ध मतों को एक साइड करना है, ये उनका कार्य है। जिस भी वोट में उनको कंफ्यूजन होता है उसको उठा के संदिग्ध में रख दें। वो संदिग्ध मतों की संख्या गणना पर्ची में जाएगी, लिख के पर्यवेक्षक महोदय लिखेंगे और उनको लेके साथ में वहां उनको वेरीफाई कराने जाएंगे। तो जैसे इसमें देख रहे हैं कि पहला नियम है, कुछ जो नियम है उनमें से पहला ये नियम है कि जो मतगणना वाले जो वोटर आया, बाकी हम सिनेरियो समझते हैं, वोटर आया और उसने क्या किया है, प्रधान का हम उदाहरण ले रहे हैं, प्रधान के बैलेट पेपर में अनाज ओसाते किसान के कि बिल्कुल फोटो पे ना उसने मोहर लगा के कहीं और उसी कॉलम में मोहर लगा दी। जो उसका कॉलम है आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, ये जो कॉलम है इस कॉलम में वो कहीं भी मोहर लगा देता है, जो स्क्रीन पे आपने देखा है, तो वह वोट वैलिड रहता है। संदिग्ध में उसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैलिड वोट रहता है कि वो उस कॉलम में कहीं भी मोहर लगा दे। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है कि यदि एक जो वोटर है, मतदाता है, वह क्या करता है, किसी भी पार्टिकुलर एक कैंडिडेट को एक से अधिक मोहर लगा देता है एक ही कॉलम में, यानी कि अनाज ओसाते किसान या इमली या कन्नी या कैरम या कोट, इनमें से किसी भी निशान पर उसी कॉलम में एक से ज्यादा मोहर लगा देता है, मोर देन 1 सील लगा देता है, तो वह वोट भी
वैलिड रहता है, वैध रहता है, उसको भी हमें संदिग्ध में नहीं रखना चाहिए। तो वहां से जो ये आरओ एआरओ उसको वेरीफाई करेंगे, वो यही रूल नंबर। अब किसके बाद आता है रूल नंबर 3, यानी कि किसी मतदाता ने बैलेट पेपर पर मोहर लगा दी है। ठीक है, अब आप देखोगे कि चित्र में भी आप देख रहे होगे कि मोहर में जो ये इसके निशान है तीर के, ये घड़ी की घूमने की विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी कि घड़ी की घूमने की विपरीत दिशा में चलेंगे, आप यहाँ भी देख रहे होंगे। तो जब मोहर लगाई, अब हमने बताया था कि इसको वर्टिकली ऐसे लंबा लंबा इसको मोड़ना है, मगर वोटर ने क्या किया है, उसको ऐसे मोड़ दिया है, तो इसकी छाप नीचे कहीं लग जाती है, किसी और चिन्ह पे जाके लग जाती है। तो यदि ऐसी है, मूल निशान उसने अनाज और सादे किसान पे लगाया है, उसकी छाप नीचे कहीं पड़ जाती है, तो वह वैध मतों में जाता है। मगर कब? क्योंकि वो जो नीचे उसकी छाया पड़ेगी, वो जो निशान उसके तीर के निशान घूमेंगे, वो घड़ी की घूमने की दिशा में घूमेंगे, यानी कि आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ निशान इधर घूम रहा है, मगर उसमें निशान उसकी छाया पड़ेगी तो किधर घूमेगा, जिधर घड़ी घूमती है उधर घूमेगा, तो वहां वह काहे में जाएगा, उसको भी हम रखेंगे वैध वोट में, वो संदिग्ध में नहीं जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि विभाजित होने वाली लाइन की हमने बात बता दी थी। रूल नंबर 4 जो जांच में काम आने वाला है कि जो दो चिन्हों को अलग करता है, अनाज और सादे किसान को इमली से अलग करता है, उसके बीच में बैलेट में हम देखेंगे कि कुछ लाइनें होती हैं, मगर हमें भी ये बताया गया है कि उन लाइनों की मोटाई ठीक उस एरो क्रॉस मोहर की मोटाई के बराबर होती है। तो यदि प्रॉपर यानी कि मोहर उन लाइनों पर पड़ी है, ना वो ऊपर वाले के कॉलम में जा रही है, ना नीचे वाले के कॉलम में जा रही है, तो वह कैसा वोट रहता है, वह अस्वीकृत या कैंसिल वोट रहता है। यदि ऐसी सिचुएशन है, यानी कि थोड़ी हल्की ऊपर जा रही है अनाज और सादे किसान में, तो अनाज और सादे किसान को जाएगा। यदि नीचे आ रही है, इमली में जा रही है, तो वह इमली में जाएगा। ये आप समझ लीजिए, तो उसमें हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम समझते हैं कि यदि किसी बैलेट पेपर के पीछे हमारे पीठासीन जी ने सिग्नेचर नहीं किए हैं, तो वह कहाँ जाता है, वह भी अवैध मतों में या रद्द में जाता है। क्यों? मगर उसमें एक छोटा सा है कि यदि मानवीय भूल हो सकती है, यदि सेम सीरीज चल रही है वही जो वहां यूज हो रही है, उसको हम वैध वोट में रख सकते हैं। इसके बाद यदि कोई प्रतिपर्ण सहित बैलेट, नेक्स्ट रूल है, प्रतिपर्ण के साथ साथ कोई बैलेट उसमें चला जाता है बैलेट बॉक्स में, भले ही उस पर मोहर एग्जैक्ट लगी हो, प्रॉपर लगी हो, तो उसको भी हम कहाँ रख देते हैं, वह भी हमारा चला जाता है कैंसिल वोट में। यानी कि बैलेट यदि उसकी काउंटर फाइल या प्रतिपर्ण के साथ बैलेट बॉक्स में जाता है, तो वह भी वोट हमारा कहाँ जाएगा, वह भी वोट हमारा जाएगा रद्द वोट में, यानी कि उसको अस्वीकृत कर लिया जाएगा। इसके बाद है कि नेक्स्ट रूल है कि यदि प्रत्याशी ने कि हम सब समझ रहे होंगे कि जैसे ही प्रथम वेरीफाई करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में, जब मतदान चल रहा होता है, द्वितीय बैलेट फाड़ के देते हैं, तो कोई मतदाता होता है वो सिग्नेचर न करके अंगूठा लगाता है। तो हम वहां देखते हैं कि जैसे ही वो बैलेट को पकड़ता है, बिना पोछे बैलेट को जैसे ही पकड़ता है, असावधानी पूर्वक यदि उसका अंगूठा बैलेट पे लग जाता है, असावधानी पूर्वक, यहाँ एक शब्द आया है असावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक नहीं, असावधानी पूर्वक उसने यहाँ से पकड़ा है, यहाँ से पकड़ा है, यहाँ से पकड़ा है, इधर से किधर भी पकड़ा है, और उसने मोहर चिन्ह पर प्रॉपर लगाई है, एरो क्रॉस मोहर, तो उसका जो मत है वो वैध माना जाता है। ये आप समझ गए। असावधानी पूर्वक यदि अंगूठा लगाया गया, ये उसने ऊपर पकड़ लिया है, यहाँ कहीं साइड में पकड़ लिया, यहाँ साइड में पकड़ लिया, पकड़ते हुए बैलेट पेपर को यदि अंगूठे की छाप पड़ जाती है, उसमें स्पष्ट है कि उससे उसकी मतदाता की पहचान नहीं हो रही है, तो वह आप समझ गए कि वैध मतों में जाता है। इसके बाद वैसे तो ये कंडीशन होनी संभव ही नहीं है, क्योंकि सारे बैलेट पेपर एक ही मतपेटी में डाले गए हैं, इसमें दिया गया है, क्योंकि ये बनाई है यूनिवर्सल बनाई जाती है ये रूल बुक। इसमें दिया गया है कि यदि हमारा जो बैलेट है वो एक पेटी में किसी भिन्न पेटी में चला जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। वैसे तो उसको भी वही जिस बूथ का वो बैलेट है वही काउंट उसको होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि कौन कौन से नियम है जिनके आधार पर जो हमारे वहाँ निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी बैठे हुए हैं, अथॉरिटी जिन्हें दी गई है वोट को स्वीकृत अस्वीकृत करने वाली, आप समझ गए होंगे ये वो नियम है जिनके आधार पर वो उनको वेरीफाई करेंगे। मगर संदिग्ध असंदिग्ध मतों को छांटने के लिए कैसे छांटते हैं उसके लिए भी कुछ नियम है, वो पहली वाली वीडियो में हमने बताए थे। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसमें जाके आप देखिए, बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है।
सेम फिर इसमें बात आती है कि कुछ और बातें हमारे यहाँ रह जाती हैं। अभी आपने समझा होगा कि ये संदिग्ध मतों की, जब हमने बूथ नंबर 97 की बात कर रहे थे, 29 कासमपुर गढ़ी का जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें हमने कितने 15 वोट संदिग्ध में रखे थे। उन 15 वोटों में जो हमने संदिग्ध में रखे थे, वहां जो अथॉरिटी है, अधिकारी है, उन्होंने संदिग्ध में से कुछ स्वीकृत किए होंगे तो और कुछ अस्वीकृत किए होंगे। जो हमने गणना पर्ची की बात बताई थी आपको कि ये गणना पर्ची भरने के बाद उसको गणना पर्ची भरने के बाद जो इस तरह से गणना पर्ची है हर टेबल पे भरी जानी है। गणना पर्ची भरने के बाद ऊपर उन्होंने संदिग्ध मत यहाँ लिखा है। संदिग्ध मत के बाद जो अस्वीकृत मत है वो इसमें लिख देंगे और इसमें वो पूरी डिटेलिंग वो कर देंगे। डिटेलिंग करने के बाद वेरीफाई कर देंगे और फिर जब ये पूरी वेरीफाई हो जाएगी उसी के बाद फॉर्मेट 44, 45, 47 और 49 भरे जाएंगे। 44, 45 भरा जाएगा 44 वार्ड मेंबर के लिए, 45 प्रधान जी के लिए, 47 क्षेत्र पंचायत के लिए और 49 फॉर्मेट भरा जाएगा जिला पंचायत के लिए। अलग अलग टेबल पर भरा जाएगा। कैसे भरे जाते हैं इसके लिए वीडियो है, आप वहां जाके देख सकते हैं। उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद में थोड़ी सी जानकारी हम और देना चाहेंगे। जैसे हमने बात की तो हमने ये इस पे बात की थी, दूसरी नेक्स्ट वहाँ व्यवस्था की बात कर रहे हैं। क्योंकि व्यवस्थाओं में इसमें कल भी हमने बात की थी कि जो रूम होगा, जो हॉल होगा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक पार्ट में मीडिया कर्मी और काउंटिंग एजेंट रहेंगे, दूसरे पार्ट में हम जो काउंटिंग स्टाफ है 4 मेंबर एक टेबल पे जो काम कर रहे हैं वो लोग रहेंगे। एक रूम में 3 टेबल काम करेंगी। इसके बाद उसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि कौन वहां अंदर फोन ले जा सकता है, कौन फोन नहीं ले जा सकता है। तो काउंटिंग एजेंट और काउंटिंग स्टाफ कोई भी मेंबर फोन नहीं ले जा सकता। रूल बुक में स्ट्रिक्टली मैंडेटरी मना किया गया है कि प्रोहिबिटेड है कि वो 2 लोग काउंटिंग एजेंट और काउंटिंग स्टाफ फोन नहीं ले जा सकता। ये उसमें बताया गया है, आप इसमें समझोगे। अब समझते हैं कौन उसमें फोन ले जा सकते हैं। तो उसमें फोन जो वहां जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक यानी पुलिस के कोई भी मेंबर है वो फोन ले जा सकते हैं। प्रेक्षक फोन ले जा सकते हैं। वहां जो अधिकारी अथॉरिटी अपॉइंट की गई है काउंटिंग सेंटर पर वो फोन ले जा सकते हैं। ये लोग फोन ले जा सकते हैं, हम लोग वहां फोन नहीं ले जा सकते हैं। आप यहाँ समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और है कि यदि कोई भी काउंटिंग स्टाफ का मेंबर वहां जो लगे हुए हैं वो कोई धोखाधड़ी या जालसाजी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ FIR का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। जो इसमें अधिनियम 1947 के उसमें दिया गया है कि उसमें उनके विरुद्ध FIR की भी व्यवस्था है यदि ऐसा कोई पाया जाता है। तो इसमें एक बात और है हमें ध्यान रखने वाली है, हमें पता होना चाहिए। समझ लेते हैं कौन सी बात है कि मतगणना कक्ष में एक समय में मतगणना कक्ष में उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका काउंटिंग एजेंट, जिसको हम मतगणना एजेंट कह रहे हैं, उनमें से एक समय में एक ही वहां रहेगा। दूसरी वहां एक बात और है नेक्स्ट हमें समझ लेने की है कि मतगणना केंद्र पर उसके प्रांगण में 200 मीटर की परिधि में केवल जो वहाँ स्टाफ है या अधिकारी है उनके वाहन वहां जा सकते हैं। बाहर के किसी के भी व्हीकल वहां अलाउ नहीं है। ये बात भी आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। इसके बाद यहाँ ड्यूटी शिफ्ट में होगी। प्रत्येक जो हमारी ड्यूटी है आप समझ रहे होंगे, किसी की प्रथम पारी में है, किसी की द्वितीय पारी में है, इस टाइप से है। तो 12-12 घंटे की ड्यूटी वहाँ करनी है। पहली शिफ्ट जो शुरू होनी है सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक और हमारा रिपोर्टिंग टाइम जो वहाँ है आप समझ गए होंगे। रिपोर्टिंग टाइम हमारा 7 बजे का, यानी कि हमें वहाँ रिपोर्ट 7 बजे करना है और जो हमारा काउंटिंग जो प्रोसेस शुरू होगी वो 8 बजे से शुरू होगी। इसी तरह से रात्रि 8 बजे की बात की जा रही है जब दूसरा स्टाफ शुरू होगा, उनका भी रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे का है। वह कब यानी कि उनको कब शिफ्ट में इन किया जाएगा 8 बजे, आप ये समझ गए होंगे। और इसमें एक ये क्लियर लिखा है कि रूल बुक में क्लियर लिखा है कि जब तक आपका कोई भी रिप्लेसमेंट यानी कि आप वहां काम कर रहे हो उस टेबल का रिप्लेसमेंट चारों के चारों लोग नहीं आते हैं तो आपको वहां से नहीं हटाया जाएगा जब तक रिप्लेसमेंट नहीं आ जाता। और बाद में ये भी लिखा है कि यदि द्वितीय पारी जब चलेगी और जब तक मतगणना समाप्त नहीं होती है वही उसको कार्य को करते रहेंगे। अब इसके बाद जो हमने बात की थी स्वीकृत अस्वीकृत मतों की
जो जिसके बारे में हमने रूल्स रेगुलेशन बताए थे उनको हम दोबारा से दिखा देते हैं कि इस तरह से वो कुछ जो रद्द मत पत्र रहेंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे, उनको आप देख लीजिए। ब्लैंक जाता है, रद्द है, 2 मोहरे हैं, ये इसकी छाया नहीं है, यहाँ से आप समझ जाओगे। छाया होती तो इसके तीर इधर को घूम रहे होते, ये आप समझ गए। किसी ने उस पर स्पेशल साइन बना दिया, लिख भी दिया है और मोहर प्रॉपर लगाई है, वह भी रद्द में जाता है। और यदि उसने एरो क्रॉस मोहर उस पर लगा दी है विभाजित करने वाली लाइन पे, तो वह भी कहाँ जाता है, रद्द में जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आपको यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है इससे संबंधित कि हमारे क्या कार्य हैं, कैसे कार्य हैं, मतगणना सहायक प्रथम द्वितीय तृतीय है, उनके कार्य अलग अलग कोई ऐसे डिफाइंड नहीं है तीनों को। और जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जिसको हम पर्यवेक्षक कह रहे हैं, उनके थोड़े से काम बढ़े हुए हैं। तो काउंटिंग में भी यानी कि काउंटिंग में भी लगे हुए हैं। यदि कहीं ज़्यादा लोग लड़ रहे हैं तो उनको हम वहाँ काउंटिंग में भी हैं और उनको कुछ सूचनाएं भी भर के देनी है, प्रपत्र भरने हैं, गणना पर्ची भरनी है, प्रपत्र 44 भरने हैं। जो वहाँ अथॉरिटी निर्वाचन अधिकारी बैठे हैं उनसे बात करनी है, उन तक गड्डियाँ पहुँचानी है, फिर उनसे वेरीफाई कराना है, बहुत से काम है उनके। मगर मतगणना सहायक प्रथम द्वितीय और तृतीय के यही कार्य है कि उनको पेटी से जो पेटी आ रही है उसको जब खोली जा रही है तब सहायता करनी है, उसकी गड्डियाँ बनाने में सहायता करनी है, पदवार अलग करने में सहायता करनी है। यानी कि गड्डियाँ 2 बार बन रही है, एक बार शुरू में जब टेबल पर पलट दी गई है उस टाइम पूरे रूम में 3 की 3 जो पार्टी है वह एक ही टेबल पर आ जाएंगी। हमने पहले वीडियो में बताया था, अपने छाट लेंगे, गड्डियाँ बना लेंगे और फिर दोबारा से जब अपनी टेबल पे जाएंगे तो फिर वहाँ उम्मीदवार वाइज यानी कि अनाजों उस आता के साथ इमली वाले अलग और ये अलग, संदिग्ध अलग, कैसे करना है वो उसमें डिफाइंड किया गया है। यदि कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करें। और अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपको, मतगणना की अग्रिम शुभकामनाएं, सफलतापूर्वक मतगणना कराने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।